नमस्कार दोस्तों। आज अपन बाल मनोविज्ञान के अधिगम पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, अधिगम पार्ट 2 के व्यवहारवादी सिद्धांतों के एक एक करके चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अधिगम के 3 सिद्धांतों को 3 भागों में विभाजित कर रखे हैं हम। व्यवहारवाद, क्षेत्रवाद और गेस्टार्टवाद। व्यवहारवाद के जनक कौन है दोस्तों? वाटसन। क्षेत्रवाद के जनक कुर्ट लेविन और गेस्टार्टवाद के जनक व्रदिमर। तो दोस्तों, व्यवहारवाद के सिद्धांत 5 पढ़ेंगे आज अपन। पहला सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव। क्रिया प्रस्तुत स्किनर। पुनर्बलन का सिद्धांत सीएचएल। अधिगम का प्रतिस्थापित सिद्धांत एडवर्ड गुथ्री। तो दोस्तों, आने वाले पार्ट 3 के अंदर अपन क्षेत्रवादी सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, व्यवहारवाद सिद्धांत के इन 4 सिद्धांतों पर एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों, थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा? उद्दीपन अनुक्रिया। कब दिया था दोस्तों? 1898 के अंदर। और दोस्तों 1913 के अंदर थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए। और इसके बाद आता है दोस्तों पावलोव ने अपना सिद्धांत 1904 में दिया था। इसके बाद आता है दोस्तों सीएचएल ने पुनर्बलन का सिद्धांत 1915 में दिया था। दोस्तों, सीएचएल का सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। सीएचएल ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत से प्रभाव का नियम और पावलोव के सिद्धांत से अनुबंधन का सिद्धांत लिया है। इसके बाद आता है दोस्तों स्किनर का सिद्धांत दोस्तों क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत स्किनर ने दिया था 1938 के अंदर। और स्किनर ने भी थॉर्नडाइक और हल के सिद्धांतों का उपयोग किया है। दोस्तों स्किनर ने थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत को आरएस सिद्धांत में बदला है। आइए दोस्तों, अपन थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। और दोस्तों और थॉर्नडाइक को प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा गया है। दोस्तों, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अन्य नाम। दोस्तों, उद्दीपन और अनुक्रिया के सिद्धांत के मध्य जो बंध बनता है उसे ही उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। जैसे दोस्तों एसआर का सिद्धांत, समायोजन, अधिगम का बंध का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, अधिगम का आवर्ती का सिद्धांत, अधिगम का चयन का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, भूल सुधार का सिद्धांत। दोस्तों, थॉर्नडाइक ने सर्वाधिक उद्दीपक पर बल दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उद्दीपक और अनुक्रिया से आशय हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी उद्दीपक के माध्यम से अनुक्रिया का प्रारंभ होना ही उद्दीपन अनुक्रिया कहलाती है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में उद्दीपक की उपस्थिति पर सर्वाधिक बल दिया है। नोट: थॉर्नडाइक के अनुसार अनुक्रिया से पूर्व उद्दीपक का होना अति आवश्यक है, अन्यथा अनुक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। थॉर्नडाइक के अनुसार जब व्यक्ति के सम्मुख कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो व्यक्ति उससे प्रभावित होकर विभिन्न प्रकार की क्रिया करने लगता है, परंतु प्रारंभ में अनुक्रिया गलत या अस्वाभाविक हो सकती है, परंतु लगातार या निरंतर प्रयास के उपरांत त्रुटियों की मात्रा में कमी होने लगती है और व्यक्ति का अधिगम प्रभावी होने लगता है। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत इस प्रकार दिया है। दोस्तों देखिए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जैसे एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार करना, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात सील पर होत निशान। अब दोस्तों देखते हैं थॉर्नडाइक का प्रयोग। दोस्तों, थॉर्नडाइक ने भू की बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे के अंदर बिल्ली को बंद किया और दोस्तों वहाँ पर एक लीवर बटन रखा
जिससे दबाने पर मछली के टुकड़े को बिल्ली खा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मछली उद्दीपक का कार्य कर रही है, जो कि अभिप्रेरणा प्रत्यक्ष है। दोस्तों थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जो अभिप्रेरणा है वो प्रत्यक्ष है, जबकि स्किनर के सिद्धांत में अभिप्रेरणा अप्रत्यक्ष है। और दोस्तों यहाँ पर बटन यानी लीवर निरीक्षण का कार्य कर रहा है। जब बिल्ली बार बार अनुक्रिया करने के बाद, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्ली ने प्रारंभ में गलत अनुक्रिया की, लेकिन धीरे धीरे बटन दबाना कम समय में, फिर कम समय में, फिर कम समय में, इस प्रकार बिल्ली ने बटन दबाना सीख गई। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अभिप्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से है और थॉर्नडाइक के सिद्धांत निरीक्षण अवलोकन की प्रणाली पर आधारित है। बिल्ली प्रेरक की पूर्ति हेतु अनुक्रिया प्रारंभ करती है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादित करने हेतु 3 मुख्य नियम बताए। पहला दोस्तों तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को करने के लिए स्वयं को तत्परता या सक्रिय उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि तत्परता या सक्रिय के अभाव में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे दोस्तों घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है, परंतु पानी पिलाया नहीं जा सकता। दोस्तों तत्परता के नियम को मानसिक रुचि और अभिप्रेरणा का नियम भी कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों अभ्यास का नियम। दूसरा नियम आता है दोस्तों थॉर्नडाइक का अभ्यास। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निरंतर अभ्यास या श्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास और श्रम के अभाव में व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे वे बचपन में साइकिल चलाना सीख जाना। अभ्यास के नियम के 2 उपनियम हैं, जिसमें दोस्तों पहला उपयोगी का नियम और दूसरा अनुपयोगी का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति के उपयोग की महत्व की वस्तु के लिए अभ्यास करता है। जैसे धोनी के क्रिकेट खेलने का अभ्यास उपयोगी है। अनुपयोग का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के लिए कोई अभ्यास प्रारंभ नहीं करता जो वस्तु व्यक्ति के उपयोग या महत्व की नहीं है। जैसे धोनी के लिए नाच गाना करना उपयोगी नहीं है। पटवारी के विद्यार्थी के लिए मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। और तीसरा नियम दिया था दोस्तों प्रभाव का नियम, संतोष असंतोष का भी नियम भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति द्वारा उसी विषय वस्तु के अभ्यास प्रारंभ किया जाता है जो व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो दोस्तों प्रभाव के नियम में व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होने पर ही प्रभावी होता है, क्योंकि प्रभावहीन वस्तुओं के लिए व्यक्ति द्वारा अनुक्रिया प्रारंभ नहीं करता। यानी कि जो व्यक्ति किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता तो उसके लिए व्यक्ति कार्य नहीं करता। प्रभाव से जैसे सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना, यानी कि प्रभाव से व्यक्ति सफलता प्राप्त करना। जैसे 10वीं कक्षा में मेरिट आने के बाद 12वीं कक्षा में भी मेरिट आने का प्रयास करना, क्योंकि सफलता द्वारा सफलता प्राप्त करना। दोस्तों प्रभाव के नियम के 2 उपनियम हैं। संतोष नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति के द्वारा उसी विषय वस्तु के अभ्यास प्रारंभ किया जाता है जिस वस्तु से व्यक्ति सर्वाधिक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे बिल्ली के लिए मछली का टुकड़ा। संतोष का नियम। असंतोष नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के लिए कभी भी प्रयास या अभ्यास नहीं किया जाता जिस वस्तु से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि प्राप्त न हो। जैसे बिल्ली के समीप मोबाइल का रखना। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु 5 कोर नियम बताए थे दोस्तों। पहला दोस्तों बहुक्रिया का नियम। जब व्यक्ति के सामने नवीन समस्या उत्पन्न होती है और वह उसे सुलझाने में तब तक लगा रहता है जब तक सही अनुक्रिया की खोज न कर ले। जैसे दोस्तों पानी में तैरकर जान बचाना, आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए अनेक पत्थर फेंकना,
और दोस्तों बहुप्रक्रिया का नियम को प्रेतनबूल पर आधारित है। दूसरा नियम आंशिक नियम अंश से पूर्ण की ओर मानसिक क्रिया की तत्परता का नियम पर आधारित है। आत्मकरण इस नियम के आधार पर पूर्व ज्ञान है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पांचवा नियम सांचर्य परिवर्तन का नियम, किसी प्रक्रिया को दूसरी स्थिति में प्रयोग करना सांचर्य परिवर्तन कहलाता है। आंशिक क्रियाकरण थॉर्नडाइक के अनुसार बालक बालिकाओं को किसी भी विषय वस्तु के शिक्षण कराने से पूरे विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके कराना चाहिए, क्योंकि छोटी विषय वस्तु से बालक सक्रियता रखकर याद करते हैं। जैसे अंश से पूर्ण की ओर, मतलब छोटे छोटे अंशों से बड़े पूर्ण अंश की ओर, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ना जैसे। मानसिक क्रिया का नियम तीसरा थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम व्यक्ति की मानसिकता का होना अति आवश्यकता है, क्योंकि मानसिकता के अभाव में किया गया कार्य व्यक्ति को कभी भी सफलता प्रदान नहीं करता। जैसे मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यदि दोस्तों आपको रीट में लगना है तो मानसिक रूप से तैयार होना होगा। आत्मीकरण का नियम दोस्तों आत्मीकरण से आशय है अपने पूर्व अनुभव को ध्यान में लाकर नवीन कार्य करने की मानसिक प्रक्रिया को आत्मीकरण कहते हैं। जैसे घर के छोटे भाई बहनों को पढ़ाना। सांचर्य परिवर्तन का नियम पांचवा सीखने की परंपरागत विधियों में आंशिक परिवर्तन कर सीखने की प्रक्रिया सांचर्य परिवर्तन कहलाती है। जैसे दोस्तों एकलव्य द्वारा धनुष विद्या का सीखना। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा में महत्व है। इससे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहला है मंद बुद्धि बालकों को सिखाने में सहायक अभ्यास की निरंतरता पर सर्वाधिक बल दिया गया है। अनुभव द्वारा सीखना, असफलता से सफलता प्राप्त करना, सफलता से सफलता प्राप्त करना, आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सहायक है नियम। बालक बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक, बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक। अब दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं दोस्तों, पावलोव का सिद्धांत 1904 में शिक्षा शास्त्री रूस। दोस्तों पावलोव का सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों पावलोव ने कुत्ते की लार पर प्रयोग किया था। पावलोव के सिद्धांत के उपनाम अनुबंधन, अनुकूलन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, अधिगम का चिरस्मक सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्ती का सिद्धांत और परंपरागत सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया से आशय। देखिए दोस्तों पावलोव ने कुत्ते की लार पर प्रयोग किया था। दोस्तों पावलोव कुत्ते के लिए भोजन स्वाभाविक उद्दीपक था और लार का आना यह भी स्वाभाविक क्रिया थी। जो क्रिया पूर्व में भोजन के द्वारा हो रही थी वही क्रिया अब घंटी द्वारा भी होने लगी तो उसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों पावलोव ने अपने सिद्धांत में 3 बार प्रयोग किया था दोस्तों। प्रथम बार में पावलोव ने कुत्ते के सामने भोजन रखा, जो कि भोजन स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य कर रहा था। लार स्वाभाविक क्रिया, लार आना स्वाभाविक क्रिया। फिर दोस्तों पावलोव ने दूसरे सिद्धांत में दूसरे प्रयोग के अंदर भोजन से पहले अस्वाभाविक यानी कृत्रिम उद्दीपक रखा, यानी कि भोजन देने से पहले घंटी बजाई, उसके बाद भोजन रखी तो फिर कुत्ते के मुंह में लार आई। वो स्वाभाविक क्रिया यानी कि अनानुबंधित क्रिया थी। दोस्तों ये भी अनानुबंधित हैं और ये भी अनानुबंधित है। तीसरे स्टेज के अंदर दोस्तों CS यानी अस्वाभाविक उद्दीपक से कौन सी क्रिया है? अस्वाभाविक क्रिया, यानी दोस्तों ये क्रिया अनुबंधित अनुक्रिया है। एक और एग्जाम देख सकते हैं दोस्तों कुत्ते के जैसे भालू का। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादित करने हेतु 2 प्रकार की क्रिया बताई, स्वाभाविक क्रिया, अस्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक क्रिया को
अनानुबंधित कहते हैं, अस्वाभाविक क्रिया को अनुबंधित कहते हैं। नोट दोस्तों, पावलो के सिद्धांत में घंटी एक अस्वाभाविक अनुबंधित अनुकूलित उद्दीपक है। अनुबंधन से आशय, पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधित कहलाती है। पावलो को अनुबंधन का जनक कहा गया। 1904 में पावलो को अनुबंधन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, पावलो के सिद्धांत के कुछ उदाहरण, जैसे विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा बस्ता बंद कर लेना, छोटे बालकों को चित्रों के माध्यम से अक्षर व भाषाएं सिखाना, मंदिर के सामने से निकलते समय सिर झुकाना, आम के पेड़ के नीचे सांप देखने के बाद रस्सी को भी सांप समझना। देखिए दोस्तों, पावलो के सिद्धांत में अस्वाभाविक क्रिया स्वाभाविक क्रिया के समान करने लगती है, यही पावलो का सिद्धांत है। देखिए दोस्तों, मंदिर में सभी लोग पावलो ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने हेतु 5 महत्वपूर्ण कथन बताए थे। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहला विलोपन। पावलो के अनुसार अनुक्रिया लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक न करने पर अनुबंधन समाप्त हो जाता है, अतः अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया विलोपन कहलाती है। देखिए दोस्तों, पावलोव ने सर्वप्रथम घंटी प्लस भोजन लार आना, फिर घंटी देना लार आना, कुछ समय बाद घंटी प्रस्तुत करने पर लार न आना, क्योंकि विलोपन हो जाना। दूसरा दिया था उद्दीपन सामान्यीकरण। मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया प्रारंभ होना उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है, जैसे सांप के देखने के बाद रस्सी को भी सांप समझना। दोस्तों, यहाँ पर वाटसन नामक एक वैज्ञानिक ने उद्दीपन सामान्य के तहत अपने 11 वर्ष के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया था। तीसरा दिया था दोस्तों उसने उद्दीपन विभेदीकरण। दो उद्दीपकों की समानताओं में समानता का पता लगाना, जैसे रस्सी से डरना बंद हो जाना। समय कारक। पावलोव के अनुसार दो उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन करने के लिए अधिकतम 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, अन्यथा अधिगम अप्रभावी रहेगा। बुद्धि कारक। पावलोव के अनुसार मंद बुद्धि बालक बालिकाओं को अधिगम नहीं कराया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये थॉर्नडाइक के अनुसार करवाया जाता है, क्योंकि अनुबंधन करने की क्षमता नहीं होती मंद बुद्धि वाले बालकों में। पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। अधिगम का यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर सर्वाधिक बल दिया गया है दोस्तों। छोटे बालकों को सीखने में सहायक है। छोटे बालकों को चित्रों के माध्यम व अक्षर व भाषा ज्ञान सिखाने में सहायक है। बालक बालिकाओं में अच्छी आदतों का निर्माण करने में व बुरी आदतों को छुड़ाने में सहायक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शराबी को शराब छुड़ाने में सहायक है पावलोव का सिद्धांत। जानवर को प्रशिक्षण करने में सहायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। जानवरों को प्रशिक्षित करने में पावलोव का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना अधिगम के इस सिद्धांत पर आधारित है। अधिगम का यह सिद्धांत बालक बालिकाओं को यांत्रिक तरीके से सिखाने में समर्थन करता है। एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री 6 प्रकार की है दोस्तों। कौन सी? ग्राफिक, त्रिआयामी, प्रक्षेपिक, क्रियात्मक, डिस्प्ले बोर्ड, दृश्य। दृश्य सामग्री दोस्तों 3 भागों में सर्वे दृश्य 3 प्रकार की सहायक सामग्री है। तीसरा सिद्धांत देखते हैं दोस्तों अपन, क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। दोस्तों, इन सिद्धांत के उपनाम में सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अधिगम का श्रृंखला का सिद्धांत, अधिगम का नैमित्तिक सिद्धांत
दोस्तों इसको एक इम्पोर्टेंट, इस सिद्धांत को रिक्त उपागम का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों स्किनर 1938 में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। स्किनर का यह सिद्धांत थॉर्नडाइक व हल्क के सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत से एसआर तत्वों को लेकर आरएस तत्वों में परिवर्तन किया था और हल के सिद्धांत से पुनर्बन तत्वों को स्वीकारा था। क्रिया प्रस्तुत से आशय, वह व्यवहार जिसका संचालन बिना किसी प्रत्यक्ष उद्दीपक के व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो, क्रिया प्रस्तुत कहलाता है। जैसे चलना, फिरना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, खाना एवं दैनंदिन के कार्य। देखिए दोस्तों यहाँ पर उद्दीपक प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष उद्दीपक थॉर्नडाइक के सिद्धांत में है। स्किनर के अनुसार बालक बालिकाओं को निरंतर अनुक्रिया करते रहना चाहिए तथा अनुक्रिया के मध्य या समाप्ति पर तत्काल पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने पर बालक वह क्रिया करने लगता है। जैसे शिक्षक चाहता है और बालकों की त्रुटियों की मात्रा में कमी होने लगती है तो उनका उद्दीपक प्रभावी हो जाता है। नोट, स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 4 प्रकार के पुनर्बलन दिए थे। क्रमिक पुनर्बलन, निश्चित अनुपात का पुनर्बलन, निश्चित अंतराल का पुनर्बलन और परिवर्तनशील पुनर्बलन। दोस्तों पुनर्बलन प्रदान करने के तरीके 2 थे, सकारात्मक और नकारात्मक। दोस्तों एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे किसी विद्यालय में शिक्षक को महीने के अंत में सैलरी प्राप्त होती है और वह उससे प्रभावित होकर शिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित करता है। ये सैलरी शिक्षक को कौन सी पुनर्बलन का कार्य कर रही है? दोस्तों ये सैलरी निश्चित अंतराल का कार्य कर रही है, क्योंकि उनको सैलरी निश्चित अंतराल बाद में ही दी गई है, यानी कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। नोट, स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु सफ़ेद कबूतर व चूहे पर प्रयोग किया था। देखिए दोस्तों यहाँ पर कबूतर और यहाँ पर चूहा, दोनों के लिए दाना क्या है? दाना अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन के रूप में कार्य कर रहा है। क्रिया की गति की वृद्धि अधिगम प्रभावी होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दाना है वह अप्रत्यक्ष है। यहाँ पर दाना उद्दीपक जो कि अभिप्रेरणा अप्रत्यक्ष रूप है, जबकि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में ये प्रत्यक्ष थी। स्किनर ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार के व्यवहार बताए थे। प्रतीकात्मक व्यवहार एस टाइप का, इलेक्ट्राइड कहते हैं इसे दोस्तों। वह व्यवहार जिसका संचालन सीधा उद्दीपक के माध्यम से होता है प्रतीकात्मक व्यवहार कहलाता है। जैसे आँख में तिनका गिरने पर आंसू आना। क्रिया प्रस्तुत व्यवहार आर टाइप, इमेटाइट। वह व्यवहार जिसका संचालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो क्रिया प्रस्तुत व्यवहार कहलाता है। जैसे टेलीफोन की घंटी बजने पर बात करना या न करना, दरवाजे की घंटी बजने पर दरवाज़ा खोलना या न खोलना, ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। अब नॉट इम्पोर्टेंट की बातें दोस्तों, पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर। देखो दोस्तों, पावलोव के अनुसार सीखना अनुबंधन है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना अभ्यास द्वारा सीखना और स्किनर के अनुसार निरंतर अभ्यास के द्वारा सीखना। पावलोव का उपयोग किसमें? छोटे बालकों के लिए, थॉर्नडाइक का मंद बुद्धि के बालकों के लिए और स्किनर का सिद्धांत सामान्य बालकों के लिए।
स्किनर का ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, क्योंकि स्किनर के अनुसार जिस कार्य को करने में व्यक्ति को आनंद प्राप्ति होती है वह कार्य व्यक्ति बार बार दोहराता है, तथा जिस कार्य को करने से तनाव उत्पन्न होता है वो त्याग देता है उस कार्य को। शैक्षणिक महत्व। सामान्य बालकों को सिखाने में सहायक क्रिया की निरंतरता एवं पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल दिया गया है। इसमें स्किनर का यह सिद्धांत अभिकर्मक अनुदेशन विधि पर इसी सिद्धांत पर आधारित है। मनोरोगियों को उपचार करने में सिद्धांत आधारित है। बालक बालिकाओं में निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण करवाने में सहायक है। करके सीखने का नियम आधारित है। किसने दिया था? जॉन डेवी ने। बालकों को सिखाने के प्रति अभिप्रेत करने में सहायक है ये सिद्धांत। चौथा सिद्धांत देखते हैं दोस्तों, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल्क। कब दिया था? 1915 के अंदर, बुक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर के अंदर। क्लार्क के सिद्धांत के उपनाम है प्रबलन का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, अधिगम का क्रमबद्ध का सिद्धांत, अधिगम की मांग और पूर्ति का सिद्धांत, अधिगम यथार्थवादी का सिद्धांत, अधिगम की गणना का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। नोट दोस्तों, क्लार्क हल का ये सिद्धांत थॉर्नडाइक व पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों क्लार्क हल ने थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम वो पावलोव के अनुबंध के नियम पर आधारित है। क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में आवश्यकता पूर्ति पर सर्वाधिक बल दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लार्क हल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति हेतु अनुक्रिया करता है और जिस तत्व से व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति होती है व्यक्ति उसे सीख लेता है और व्यक्ति की आवश्यकता कभी पूर्ण नहीं होती तो व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया भी कभी समाप्त नहीं होगी। जैसे दोस्तों आवश्यकता है नौकरी, प्रभाव थॉर्नडाइक के अनुसार, अनुबंधन पावलोव के अनुसार। जैसे दोस्तों आवश्यकता शारीरिक और मानसिक दोनों का चालक कौन है? प्रणोदक, चालक ड्राइव। फिर दोस्तों अभिप्रेरणा से अनुक्रिया से समस्या से पुनर्बलन से उद्देश्य प्राप्ति। दोस्तों यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लार्क के हल के सिद्धांत के अनुसार यहाँ से रेट के अंदर कई बार क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नोट दोस्तों, स्किनर ने क्लार्क हल के सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा है कि आज तक का अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है? C.H. हल का। ये बात दोस्तों स्किनर ने कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। 1951 से 1952 में क्लार्क हल ने व्यवहार के प्रमुख तत्वों के बिहेवियर ऑर्गेनाइज नामक पुस्तक की रचना की थी। 2 पुस्तक की रचना की थी, व्यवहार का मुख्य तत्व और बिहेवियर ऑर्गेनिज्म। नोट दोस्तों, पुनर्बलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? C.H. हल ने। अब पावलोव और स्किनर के सिद्धांत में अंतर देखिए दोस्तों। पावलोव के सिद्धांत में उद्दीपन प्रदान है जबकि स्किनर के सिद्धांत में अनुक्रिया प्रदान है। पावलोव के सिद्धांत में उद्दीपन सामान्यीकरण जबकि स्किनर के सिद्धांत में अनुक्रिया सामान्यीकरण। पावलोव के सिद्धांत में पुनर्बलन पहले जबकि स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन बाद में। पावलोव के सिद्धांत में वातावरण प्राणी पर कार्य करता है जबकि स्किनर के सिद्धांत में प्राणी वातावरण पर कार्य करता है। पावलोव के सिद्धांत पर वातावरण प्राणी पर कार्य करता है जबकि स्किनर के सिद्धांत में प्राणी वातावरण पर कार्य करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बच जाता है दोस्तों सिद्धांत एडवर्ड गुथ्री का। अधिगम का व्यवहारवादी का अंतिम सिद्धांत है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िए।
दोस्तों इस सिद्धांत को अधिगम का प्रतिस्थापी का सिद्धांत भी कहते हैं। एडवर्ड गुथरी ने दोस्तों ये सिद्धांत कब दिया था? 1936 में। एडवर्ड गुथरी के अनुसार किसी पूर्व अनुभव के माध्यम से हैं। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक व पाउलो के सिद्धांत पर आधारित है। जब उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों ही एक साथ प्रस्तुत हो जाए तो दोनों के मध्य एक संबंध या अनुभव का निर्माण होता है। अतः उसी अनुभव के बाद की परिस्थिति में अनुप्रयोग करना ही प्रतिस्थापी कहलाता है। जैसे गर्म लोहे की छड़, हाथ का स्पर्श होना, हाथ दूर हटना। गर्म पानी की बाल्टी, हाथ स्पर्श होना, दूर हटना। दूध का जला छाछ फूंक कर पीना। किसी पूर्व अनुभव के माध्यम से नवीन समस्या का समाधान करना किसके अनुसार है दोस्तों? एडवर्ड गुथरी के अनुसार। किसी पूर्व अनुभव के माध्यम से नई समस्या का समाधान करने की मानसिक प्रक्रिया प्रतिस्थापी कहलाती है। गुथरी ने अपने सिद्धांत में उद्दीपन अनुक्रिया की मध्य समीपता पर सर्वाधिक बल दिया है। गुथरी ने अपने सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया की मध्य न देकर समीपता पर सर्वाधिक बल दिया है। दोस्तों गुथरी का सिद्धांत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समीपता पर सर्वाधिक बल दिया है। बाकी सभी थॉर्नडाइक ने उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य सर्वाधिक बल दिया है, जबकि गुथरी ने समीपता पर सर्वाधिक बल दिया है। क्योंकि गुथरी के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य समीपता न होने पर अधिगम प्रभावी नहीं होगा। तो दोस्तों अपन ने व्यवहारवादी के 5 सिद्धांत पढ़े और आने वाले वीडियो के अंदर क्षेत्रवादी सिद्धांत पढ़ेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए फाइनल। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा था? उद्दीपन अनुक्रिया कब दिया था? 1893 में। दूसरा कब दिया था? 1913। पावलोव ने अपना सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत सीएचएल का सिद्धांत कब दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत 1915 में। स्किनर ने अपना सिद्धांत कौन सा दिया था? क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत कब दिया था? 1938 में। देखिए दोस्तों सीएचएल ने का सिद्धांत आधारित थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक वो हल के सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत एसआर को आरएस में बदला था। इसी प्रकार दोस्तों व्यवहारवाद के 5 सिद्धांत खत्म होते हैं और आने वाले वीडियो पार्ट 3 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे क्षेत्रवादी सिद्धांत। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगने पर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। ठीक है दोस्तों, बाय।